नमस्कार एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने पढ़ी एक्सरसाइज 1.1 और कुछ बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10। तो आज हमको पढ़नी है एक्सरसाइज 1.2। तो हम चाहते हैं फटाफट से कम टाइम में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। फाइन, तो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर और हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए जो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब क्या है? विरोधाभास, है ना, विरोध होना। तो क्या कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन में? हमको प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे? इसको इरेशनल मानने की जगह इसको रैशनल मान लेंगे। विल अज्यूम दिस नंबर एज रैशनल। और अगर ये नंबर रैशनल है, फिर हम लास्ट में जब इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो हमने माना है वो गलत है, मतलब वहां पे कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस रूट 5 एज इरेशनल, सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। तो और हमें पता है कि अगर एक नंबर रैशनल नंबर होता है तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर सच दैट root 5 is equals to p upon q, where your denominator is not zero, मतलब हमारा q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि q जीरो हो जाएगा तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फाइन। और जो हमारे p एंड q ये जो दोनों है, p कोमा q लिख लेता हूं मैं। तो p कोमा q बोथ ऑफ दीज बिलोंग्स टू को प्राइम इंटीजर्स। ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब है कि इन दोनों का HCF 1 है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब हम इनको और आगे कट नहीं कर सकते, है ना। मतलब दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑफ इट्स एनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एनी इक्विवेलेंट नंबर, है ना। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। अब अगर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज दैट योर p इज इक्वल्स टू रूट 5 टाइम्स ऑफ q। p यहाँ से किसके बराबर हो गया? रूट 5 टाइम्स ऑफ q। नाउ विल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हमने माना है कि ये कोप्राइम इंटीजर्स है, तो हम प्रूव करेंगे कि ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम का मतलब इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। और हम प्रूव करेंगे कि p और q का एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि p स्क्वायर जो है वो 5 और q स्क्वायर का प्रोडक्ट है ना। यानी 5 और q स्क्वायर, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ p स्क्वायर। फाइन, इट मींस इसी चीज को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि पी स्क्वायर क्या है? 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। तो अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट हो जाएगा। मीन्स अगर हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड करें तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, है ना। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होता है। पाएंगे हमने अभी पिछले थ्योरम 1.2 में पढ़ा है, जो आपके एनसीईआरटी में एस थ्योरम 1.2 गिवन है, उसमें आपने पढ़ा था इफ अ नंबर इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम फैक्टर देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम फैक्टर। तो 5 से अगर p स्क्वायर डिवाइड होता है तो 5 से p भी डिवाइड होता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 इज आल्सो a factor of p। 5 is also a factor of p। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? This implies that 5 is also a factor of p। अगर 5 p का फैक्टर है, अब देखो, अब यहाँ तक इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि 5 जो है वो p का एक फैक्टर है, और अब हम प्रूव करेंगे यही 5 q का भी फैक्टर है। तो अगर 5 p का भी फैक्टर है और 5 q का भी फैक्टर है, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने तो क्या माना था कि ये दोनों को प्राइम है ना। तो अगर ये दोनों को प्राइम है तो 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम देखते हैं ये अब
Q का फैक्टर कैसे है? अगर 5P का फैक्टर है तो हम P को कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल्स टू 5C। फाइन, P को हमने 5 का कोई मल्टीपल लिख दिया, where C is a real number. फाइन, कोई भी रियल नंबर ले लिया हमने C, और उसका जब हम 5 टाइम्स करेंगे, मतलब when we are writing the fifth multiple of the real number C, then we are getting P. फाइन, तो इसको हमने अज्यूम किया है, let P equals to 5C। फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर। फाइन, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, पी स्क्वायर था जिसमें, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can write that 25 times of C square is equals to 5 times of Q square। या फिर इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखोगे तो आप लिख सकते हो Q square is equals to 5C square। इस 5 से 25 को हमने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड पे 5 से डिवाइड कर दिया। फाइन, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? ये हमें बता रहा है कि इस Q स्क्वायर का भी एक क्या फैक्टर है? 5। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है 5 is a factor of Q square। 5 is a factor of Q square। फाइन, अगर 5 Q square का फैक्टर है तो यहाँ से हमें फिर से क्या पता लग गया? 5 is also a factor of Q। 5 जो है वो Q का भी एक फैक्टर है, और 5 अगर Q का भी फैक्टर है और 5 अगर P का भी फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं? Therefore P and Q have 5 as their common factor। P and Q have 5 as their common factor। यानी कि जो हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था हमने? कि ये दोनों को प्राइम है, तो ऐसा नहीं है। दिस implies that P, Q does not belongs to co-prime integers। फाइन, does not belongs to co-prime integers। और अगर ये दोनों co-prime integers नहीं है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? If they are not co-prime integers तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? Therefore our assumption is wrong। This contradicts our assumption। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, therefore it contradicts our assumption, it contradicts our assumption, therefore it contradicts our assumption that root 5 is irrational। That root 5 is, sorry, that root 5 is rational। हमने इसको rational माना था, तो ये जो हमारा assumption है ये गलत है। It contradicts our assumption that root 5 is rational। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया? Therefore root 5 is an irrational number। फाइन, तो सबसे पहले क्या करा हमने? सबसे पहले हमने on the contrary we have assumed that root 5 is a rational number, that is we can write it in the form of P by Q। और P by Q की फॉर्म में भी कैसे? where P and Q are co-prime integers। इनको हमने co-prime integers मान लिया। फिर हमने आगे चल के इसी बात को wrong प्रूव किया है, क्योंकि हमको क्या पता लगा कि 5 is a factor of P and 5 is also a factor of Q। मतलब P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 5, जो 1 के अलावा है, मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है, मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग था। सो दिस इज द सिंपल वे टू प्रूव एनी गिवन नंबर एज अ इरेशनल नंबर। फाइन, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेटर है कि आप इसका मेथड प्लस जो हम इसमें थ्योरम्स यूज कर रहे हैं उन सबको याद रखें। फाइन, अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लेट अस क्विकली मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? Yes, this is the second question। Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें क्या अज्यूम करना है कि रूट 5 इरेशनल है, ये हम पहले से जानते हैं ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल है और हमें प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल, तो कैसे प्रूव करेंगे? फटाफट से सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अगेन हमने पहले वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम अज्यूम करते हैं लेट 3 plus 2 root 5 is a rational number। 3 plus 2 root 5 is a rational number। फाइन, इसको हमने रैशनल अज्यूम कर लिया, सच दैट, कैसे रैशनल अज्यूम किया है? सच दैट 3 plus 2 root 5 is equals to P upon Q, comma Q not equals, Q is not equal to 0, Q is not equal to 0 and
p कॉमा q बिलोंग्स टू को प्राइम इंटीजर्स। ये हमारे दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। फाइन, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया। इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अपन एक साइड पे सिर्फ रूट 5 रख लेंगे और बाकी दूसरी साइड पे सारे टर्म्स ले जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2√5 दिस इज इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 3। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम 2√5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q। एलसीएम ले लिया आपने, q और 1 का एलसीएम आ गया q, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, p माइनस 3q अपॉन q। फाइन, तो यहाँ से हमारा √5 क्या बन गया, √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन 2। सो यहाँ से हमें √5 मिल रहा है p माइनस 3q अपॉन 2, और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, हमने अज्यूम किया है, वी नो दैट p एंड q, p कॉमा q बिलोंग्स टू को प्राइम इंटीजर्स। ये को प्राइम इंटीजर्स है, तो अगर हम इनमें कोई ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकल, तो हमको फिर भी एक क्या मिलेगी, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि p माइनस 3q अगर मैंने बनाया तो वो भी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। फाइन, दैट इज अ इंटीजर वैल्यू। फाइन, तो यानी कि जो मेरे को ये जो, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का जो आरएचएस पार्ट मिल रहा है, इसमें मेरे पास जो वैल्यू बन रही है न्यूमरेटर में p माइनस 3q, वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर। उसका डिनोमिनेटर भी कैसा है, इंटीजर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, p माइनस 3q अपॉन 2। अगेन इट इज एन इंटीजर अपॉन इंटीजर, मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर, यानी इसका आरएचएस तो कैसा है, रैशनल नंबर है। और अगर मैं इसके एलएचएस की बात करूं तो वो है √5। तो √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, इसलिए हमको ये मिला, लेकिन ये चीज एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन अगेन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो ये जो हमने अजम्पशन किया था ये गलत है। तो यहाँ से हमें फिर से क्या पता लग गया, therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence, we can write hence 3 + 2√5 is irrational. आया समझ में, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो जब आपके पास किसी रैशनल किसी नंबर को जस्ट हमारे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, तो हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। और जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें पहले से अज्यूम करना है कि √5 इरेशनल है। फाइन, अगर 3 मार्क्स में आता है ये एग्जाम में, तो फिर आपको पहले √5 को भी रैशनल प्रूव करना है, फिर आपको इस नंबर वो प्रूव करने के बाद में आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे। फाइन, आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। So in the question number 3 again same kind of things are given, so let us quickly complete this question also, ताकि हमारा फटाफट से एक्सरसाइज पूरी हो जाए। तो हमको क्या प्रूव करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एज्यूम कर लिया, वही चीज करेंगे, लेट 1/√2 बी रैशनल, बी a rational number, let 1/√2 be a rational number such that 1/√2 is equals to p upon q, comma 2 not equals to 0 and p comma q belongs to को प्राइम इंटीजर्स। वही सारे अजम्पशन करने हैं हमको, बिलोंग्स टू को प्राइम इंटीजर्स। फाइन, अगर ये को प्राइम इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, इस तरीके से हमने 1/√2 को एक रैशनल नंबर मान लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल्स टू q अपॉन p। फाइन, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, √2 कैसा नंबर है फिर से, नाउ √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल हमें पता है। और q अपॉन p क्या हो जाएगा, रैशनल, q अपॉन p इज रैशनल। फाइन, तो इट मींस अगेन this √2 cannot be equal to q upon p. This is a contradiction to our assumption again that 1/√2 is rational। यानी हमें फिर से यहाँ से क्या पता लग गया, यहाँ से हमें फिर से ये पता लग गया कि 1/√2 is irrational number। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मैं यहीं पे इसको लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और हमारा वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, लेट 7√5 बी अ rational number such that 7√5 is equals to p upon q where q is not equal to 0। again same assumptions, p and q belongs to co-prime integers। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, √5 is equals to p upon 7q। और फिर से वही बात है, √5 is irrational,
रूट 5 इज इरेशनल, और यहाँ से हमें क्या पता है P/7Q इज रैशनल। तो अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। और ये इक्वल क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा अजम्पशन है वो फिर से रॉन्ग है। अगेन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मीन 7√5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो हमने पहले दो पार्ट कर लिए, अब जल्दी से चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, देखते हैं थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। फाइन, सो लुक हियर, सेम थिंग, फिर से वही assumption करना है, तो मैं सिर्फ इस पार्ट को इरेज कर लेता हूँ। सो वी आर assuming 6 plus root 2 be a rational number such that 6 plus root 2 is equals to p upon q। तो यहाँ से हमें मिलेगा, और ये दोनों assumption हमको रखना ही है एज इट इज, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √2 is equals to p upon q minus 6। एलसीएम लोगे, यहाँ 1 आ जाएगा, एलसीएम विल बिकम q, ऊपर बनेगा p minus 6q एंड हियर इट इज √2। तो अगेन सेम थिंग जैसे हमने पहले किया था वही बात है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ उस चीज को, p minus 6q, p minus 6q is integer। This implies that p minus 6q upon 2 is rational number, is rational, and √2 is irrational। √2 is irrational, ये हमें पहले से पता है। तो यानी कि फिर से जो हमको रिजल्ट मिल रहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। दिस इज कमिंग इक्वल बिकॉज आवर assumption is again wrong that 6 plus √2 is a rational number। दिस इज a wrong assumption। तो यहाँ से फिर से क्या प्रूव हो गया, 6 plus √2 is an irrational number। आई होप ये एक्सरसाइज सबको समझ आई होगी और फटाफट से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। फॉर मोर सच वीडियोस कीप ऑन वॉचिंग द चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।